हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल यूपी स्टडी जोन में स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक यानी कि एसआई सब इंस्पेक्टर का पेपर। तो जिन्हें भी यूपी पुलिस में जाना है या जो लोग इंटरेस्टेड हैं उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा में, तो वो लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें और इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने की कोशिश करें, क्योंकि पेपर उत्तर प्रदेश में जब भी भर्तियां होती हैं तो बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी के साथ भर्तियां होती हैं। उसके बावजूद लोग पेपर नहीं दे पाते हैं। क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस की कमी की वजह से वो लोग पेपर नहीं दे पाते हैं। अगर देते भी हैं तो उनका जो सिलेक्शन है वो किसी ना किसी वजह से रुक जाता है। तो आप लोग ये गलती रिपीट ना करें और पूरी तैयारी के साथ पेपर दें। इसलिए मैं आपके लिए ये वीडियो लाया हूँ, उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक एसआई का 2017 का पेपर। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन या जितनी भी एग्ज़ाम्स की वीडियो आपको मिले वो आप अच्छे से पढ़ सकें और अपना एग्ज़ाम दे सकें। तो फ्रेंड्स, अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस वीडियो में तो पूरी अटेंशन के साथ इस वीडियो को देखिएगा और हर एक प्रश्न का उत्तर आप अपने मन में सोचेंगे। उसके बाद मैं आपको आंसर बताऊंगा, क्योंकि आप सिर्फ मुझ पे डिपेंड नहीं हो सकते, आपको खुद पे डिपेंड होना होगा, आपको आंसर खुद के दिमाग से लगाना होगा। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग पूरी अवेयरनेस के साथ इस वीडियो को देखें और अपने लक्ष्य को जल्द से जल्द हासिल करें। तो मैं वीडियो के स्टार्ट करता हूं। फ्रेंड्स, पहला पार्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है सामान्य हिंदी, क्योंकि हिंदी हर एग्ज़ाम में पूछी जाती है, तो ये उत्तर प्रदेश पुलिस में भी पूछी जाती है हिंदी। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे फ्रेंड्स ये रहा, आप इसका आंसर फटाक से दीजिए। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। प्रश्न पूछ रहा है हमसे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों प्रश्न क्या कह रहा है, क्योंकि अगर हम प्रश्न को ही नहीं समझ पाएंगे तो हम कहाँ से उत्तर देंगे, और अगर उत्तर दे भी दिया तो वो गलत निकलेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट होता है प्रश्न को समझना। प्रश्न कहना क्या चाहता है, वो पूछ क्या रहा है एग्जैक्टली, वो क्या समझाना चाहता है, किस चीज़ की जानकारी हमसे ले रहा है, ये हम पहले प्रश्न में देखते हैं। तो ये प्रश्न एक आपको दिख रहा होगा। तो ये पूछ क्या रहा है, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को चुनिए। मतलब जो ऐसे शब्द हमारे पास होने चाहिए जो हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं, ऐसे वर्ड चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप ऑप्शन दे सकते हैं, ABCD 4 ऑप्शन आपके पास हैं। तो जल्दी से देख के बताइए कि यहाँ पे एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है। जल्दी से बताइए दोस्तों। तो फ्रेंड्स, आपके पास ऑप्शन है, ए ऑप्शन क्या कह रहा है, होश और लोग। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो होश होता है वो क्या होता है, एक वचन में प्रयुक्त नहीं होता, क्योंकि हम लोग इसको बहुवचन में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि कुछ लोगों ने अपने होश खो दिए, तो उसमें क्या हो गया, बहुवचन में हमने इसको यूज़ कर लिया। और लोग का तो मतलब ही होता है कि ये कैसा वर्ड है, शब्द है, ये है बहुवचन शब्द। लोग का मतलब कई सारे लोग। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या पूछ रहा है, एक वचन पूछ रहा है। तो क्वेश्चन पे हम लोग सबसे ज़्यादा ध्यान देंगे। और नेक्स्ट ऑप्शन है दोस्तों, प्राण और बल। प्राण और बल, प्राण कैसा है, प्राण भी हम लोग बहुवचन में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कुछ लोगों के प्राण निकल गए ट्रेन हादसे में, तो उसमें क्या हो गया, प्राण को हम लोग किस में यूज़ कर लिए, बहुवचन के रूप में यूज़ कर लिए। तो ये भी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी हम देख सकते हैं, हस्ताक्षर है। तो हस्ताक्षर का मतलब क्या होता है, मैंने सभी के हस्ताक्षर ले लिए, तो इस चीज़ को हम लोग बहुवचन में यूज़ कर सकते हैं हस्ताक्षर शब्द को। तो ये क्या हो गया, ये गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी भी हमारा गलत हो गया, इसको हम लोग क्रॉस कर देते हैं। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि क्या है, वर्षा और जनता। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ का राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है और जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या करेक्ट होगा, क्योंकि अगर आप आंसर नहीं बताएंगे और आप पूरी अटेंशन नहीं देंगे वीडियो में तो क्या होगा, हमारा लॉस हो जाएगा। क्या होगा, हमारा लॉस हो जाएगा। और मैं नहीं चाहता कि आपका लॉस हो और आप किसी भी भर्ती
परीक्षा में आपकी वैकेंसी कुछ चंद क्वेश्चंस की वजह से रुक जाए। तो फ्रेंड्स आपको जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है मानक भाषा की दृष्टि से अशुद्ध शब्द पहचानिए। यहाँ पे अशुद्ध शब्द, शुद्ध शब्द, अशुद्ध शब्द, ये हमें पता लगाना है कौन सा अशुद्ध शब्द है मानक भाषा की दृष्टि से। मतलब आम मानक भाषा मतलब यहाँ से फ्रेंड्स क्या हो गया, मानक भाषा का मतलब हो गया जो आम तौर पे हम लोग भाषा यूज़ करते हैं, जिससे हम बोलते हैं कि शुद्ध हिंदी बंदा बोल रहा है या ये बाहरी शब्दों को यूज़ कर रहा है, तो वो हो गया हमारा मानक भाषा हो गया, जिसे हम मानते हैं और हम दैनिक चीज़ों में यूज़ करते हैं। तो हिंदी हमारा क्या हो गया, मानक भाषा हो गया, क्योंकि हम इसे यूज़ करते हैं अपने रेगुलर बेसिस पे। जो हिंदू हो गया वो भी हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे हिंदू शब्द हम लोग कई बार यूज़ करते हैं। और दायित्व भी हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे टीचर को अपना दायित्व निभाना चाहिए और उसे अच्छे से पढ़ाना चाहिए। तो ये सभी तीनों ऑप्शन क्या हो गए, ये हमारे शुद्ध शब्द हो गए। तो जो हमारा ऑप्शन बच के आंसर है यहाँ पे स्थाई, तो स्थाई बच रहा है। तो स्थाई तो हम लोग रेगुलर यूज़ में लाते नहीं है मानक भाषा, तो ये मानक भाषा का अशुद्ध शब्द हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या हो गया, अशुद्ध शब्द हो गया। तो आपका करेक्ट जो क्वेश्चन के अनुसार अशुद्ध शब्द पूछा था वो क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी स्थाई। आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी और आप पूरे मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए और अपना जो कल है उसको बेहतरीन बनाइए, क्योंकि आप बेहतरीन हैं, किसी से कम नहीं हैं। तो थर्ड क्वेश्चन फ्रेंड्स आपकी स्क्रीन पर है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है और जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जैसे ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, जैसे नागनाथ वैसे क्या। ये जो फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चन होते हैं ये हर बार पूछे जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं फ्रेंड्स। तो आपको ये बताना है जैसे नागनाथ वैसे रामनाथ या श्यामनाथ या सोमनाथ या सापनाथ। 4 चीज़ें हैं फ्रेंड्स, 4 ऑप्शन आपके पास हैं, सापनाथ, रामनाथ, श्यामनाथ, सोमनाथ। इनमें से कौन सा ठीक बैठेगा। लोकोक्ति को पूर्ण कीजिए, ये क्या है, एक तरीके की लोकोक्ति है फ्रेंड्स। आपको जल्दी से बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स ये हिंदी की वीडियो है, आपको थोड़ा सा बोरिंग भी लग सकती है, पर क्या करना है, हमें बोरियत से नहीं अपनी वीडियो को बंद नहीं करना है और हमें क्या करना है, सारे क्वेश्चन लगाने हैं। क्या करना है, सारे क्वेश्चन लगाने हैं। उससे क्या होगा, उससे हमें बहुत ही हमारा मनोबल बढ़ेगा, मोटिवेशन बढ़ेगा और दूसरी चीज़ हमारा माइंड स्ट्रांग होगा, क्योंकि सब चीज़ों का गेम कहाँ से शुरू होता है, माइंड से शुरू होता है, माइंड पे ख़त्म होता है। तो फ्रेंड जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए। जैसे नागनाथ वैसे सोमनाथ। नहीं फ्रेंड्स, अगर आप सोमनाथ सोच रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत उत्तर है। श्यामनाथ ये भी गलत है, रामनाथ ये भी गलत है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका क्वेश्चन 3 का राइट आंसर हो जाएगा सापनाथ। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छे दोस्तों, आप लोगों ने एकदम सही उत्तर दिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है और आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 पूछ क्या रहा है ये हम देखते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे आपको राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग शब्द पहचानिए। ये कृष्ण जो शब्द है यहाँ पे उसका हमें क्या बताना है, स्त्रीलिंग बताना है। क्या बताना है, स्त्रीलिंग। ये क्या है, पुल्लिंग है। तो क्या सही ऑप्शन होगा इनमें से चारों, आप में से आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन आपके पास हैं, कृष्णा, कृष्ण, कृषा, कृष। कौन सा राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको जल्दी से इसका उत्तर देना है। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ फ्रेंड्स, अगर आप क्रश सोच रहे हैं तो गलत है, कृष्ण ये भी गलत है, ये भी गलत है। अगर आपने तीनों में से कोई भी अगर टिक मारा होता एग्ज़ाम में तो क्या होता, आपका सिलेक्शन कभी नहीं होता। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं आपको एकदम सही सही चीज़ें बता रहा हूँ। अगर तीनों में से गलती से भी आपने किसी में भी मार दिया होता टिक तो क्या होता, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता। और जिन लोगों ने ऑप्शन ए मारा होता उनका 100% हो जाता। क्यों, तो क्योंकि ये इसका राइट आंसर है, कृष्ण का स्त्रीलिंग होगा कृष्णा। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन 4 के बाद हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे है और ये पूछ रहा है कथा सम्राट प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था। आपने प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद की कथाएं पढ़ी होंगी।
पुरानी कक्षाओं में। तो आपको बताना है यहाँ पे प्रेमचंद को क्या कहा जाता है, कथा सम्राट कहा जाता है, क्योंकि इनकी जो जितनी भी रचनाएं हैं, जितने भी इन्होंने कविता लिखी है, कहानी लिखी है, वो सभी क्या हैं, वो सभी फेमस हुई हैं, वो सभी पढ़ी जाती हैं। तो इन्हें क्या बोला जाता है, इन्हें कथा सम्राट के रूप से हम लोग जानते हैं, मुंशी प्रेमचंद को। और इनका पूछा है वास्तविक नाम क्या था। वास्तविक मतलब जो ओरिजिनल नेम था बचपन से, वो उनका क्या था। ऑप्शन में है धनपत राय, श्रीपत, जीवन राय, अमृत राय। तो फ्रेंड्स अगर ये तो इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। आप देख सकते हैं, आपको इसका आंसर भी पता चल रहा होगा क्या है राइट आंसर। पर जिन्हें नहीं पता उनके लिए मैं एक बार बता दे रहा हूँ कि इसका जो राइट आंसर है ये धनपत राय। जी हाँ फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो आप कह सकते हैं कि मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था, धनपत राय था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 फ्रेंड्स आपकी स्क्रीन पर है और ये पूछ रहा है वर्तनी संबंधी सही शब्द चुनिए। यहाँ पे पूछा है वर्तनी संबंधी सही शब्द पहचानिए। मतलब वर्तनी यानी कि बोलचाल की भाषा में, यानी कि जो मात्रा होती है उसके अनुसार इसमें से सही शब्द यानी कि शुद्ध शब्द कौन सा होगा। वर्तनी यानी कि मात्रा। तो ये अभिनेता तो बिल्कुल ही गलत है, और उन्नति भी गलत हो गया, अवनति भी गलत हो गया। तो राइट आंसर क्या हो गया फ्रेंड्स यहाँ पे, पूर्ति, क्योंकि ये वर्तनी संबंधी क्या हो गया, सही शब्द हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, इतने इजी क्वेश्चंस आते हैं फिर भी हम लोग क्या होता है नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने कभी क्वेश्चंस को एक बार भी खुद से ट्राई नहीं किया होता है। ट्राई करते रहना चाहिए हमें क्वेश्चंस को, ताकि। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। ये पूछा है लुटिया शब्द का बहुवचन क्या होगा। जो लुटिया मतलब जो लोटा होता है उसको लुटिया भी कहते हैं, इसका बहुवचन क्या होगा। लुटिया एक वचन हो गया, तो इसका फ्रेंड्स हमें बहुवचन बताना है। बहुवचन कैसे बताएंगे, ऑप्शन दे के हम सही वाला टिक करके ऐसे बताएंगे। तो ऑप्शन में है लुटिया, लुटिया, लुटियाएँ, लोटे। ये कई तरह के ऑप्शन आपको घुमाने के लिए। प्रश्न क्या होता है, जब पेपर बनता है तो क्या होता है उसमें ये लोग यही ट्राई करते हैं कि बंदे को कितना घुमा पाओ, इतना घुमा दो कि वो पागल हो जाए, एग्ज़ाम टाइम में कहीं ना कहीं गलती कर बैठे और क्या हो, उसका सिलेक्शन ना हो। तो फ्रेंड्स हमें ये गलती नहीं करनी है। यहाँ पे आप क्वेश्चन देख रहे होंगे, लुटिया शब्द का बहुवचन पूछा है, तो हमें कहीं भी इधर उधर ना जाए हुए सीधा ऑप्शन नंबर ए को टिक मार देना है, क्योंकि ये क्या है इसका राइट आंसर। बाकी सब गलत है, तीनों ऑप्शन क्या है, गलत हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है। आनाकानी करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो फ्रेंड्स सभी लोग अपने अपने घर में आनाकानी करते होंगे, जितने भी मेरे दोस्त हैं आप लोग सभी आनाकानी करते होंगे। कभी पढ़ने में आनाकानी सबसे ज़्यादा उसी में होती है, आनाकानी। तो वही पूछ रहा है आनाकानी करने मुहावरे का सही अर्थ क्या है। इधर उधर करना, मना करना, बुराई करना, या टाल मटोल करना। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, आनाकानी करने का वो होगा टाल मटोल करना, यानी कि बहाना बनाना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 फ्रेंड्स आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप बताएंगे नहीं और सोचेंगे नहीं, कमेंट बॉक्स में टाइप नहीं करेंगे, तो आपको क्या लगेगा, ये सब चीज़ें आपको याद नहीं होंगी, जो आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है। जयशंकर प्रसाद बहुत बड़े कवि हैं, कहानी लेखक हैं हिंदी साहित्य के। वो हमें बताना है जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है। ग्राम, ममता, पुरस्कार, या गुंडा, कौन सी इसका राइट आंसर होगा, कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा, बताइए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अगर आप इसका आंसर नहीं बता पा रहे हैं तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, लेकिन आप इसको भूलिएगा कभी नहीं, अपने दिमाग पे फीड कर लीजिए। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी थी दोस्तों, ग्राम। ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट है इसका, क्योंकि ग्राम जो थी वो क्या थी, जयशंकर की पहली कहानी थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे फ्रेंड्स आ चुका है, इसका जल्दी से सही जवाब दीजिए आप देख के। किस भाषा के लिए सन 1995 में साहित्यकार
एम.टी. वासुदेव नायर को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? किस भाषा के लिए? भाषा आपको बतानी है जिसके लिए एम.टी. वासुदेव को 1995 में क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार। हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार ये है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। उससे सम्मानित किया गया था एम.टी. वासुदेव को। वो कौन सी भाषा थी? मलयालम या फिर तमिल या फिर उर्दू या फिर कन्नड़? तो फ्रेंड्स ये बहुत ही प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, लेकिन ये हिंदी से रिलेटेड है, इसलिए ये यहाँ पे पूछा गया है। तो आपको जल्दी से बताना है कौन सी भाषा करेक्ट है, तमिल, कन्नड़, उर्दू। तो फ्रेंड्स आपका टाइम बिना वेस्ट किए हुए इसका मैं राइट आंसर आपको बता दे रहा हूँ। जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो है मलयालम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ये आप कभी मत भूलिएगा, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आता है एम.टी. वासुदेव को ज्ञानपीठ पुरस्कार मलयालम भाषा में मिला था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 चेक करते हैं क्या। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पे, आपको इसका राइट आंसर बताना है। पूछा है तरंग शब्द का सही समानार्थी चयन करें। तरंग, तरंग का सही समानार्थी हमें बताना है। देखिए फ्रेंड्स, समानार्थी का मतलब होता है उसके समान, मतलब जो चीज़ हमें पूछी गई है उससे से मिलता जुलता हमें यहाँ पे चयन करना है और वो ऑप्शन हमें चुनना है। कितने घुमावदार प्रश्न है इसमें, आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने ज़्यादा चीज़ों को उलझा दिया गया है। अभी तो आप आराम से बैठे हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको क्या लग रहा होगा, यार ये तो बहुत ईजी है, ये तो मैं ही कर लूँगा। पर जब वो एग्ज़ाम टाइम में आप देने जाते हैं तो क्या होता है, आपकी खोपड़ी खिसक चुकी होती है पूरी की पूरी। और ये फैक्ट है दोस्तों। जब एग्ज़ाम टाइम में हम लोग देने जाते हैं या आप मेरे दोस्त देने जाएंगे तो क्या होगा, वहाँ पे आपके पास टाइम कम होगा और चीज़ें ज़्यादा होंगी और उसमें भी उलझन बहुत ज़्यादा होगी। तो फ्रेंड्स आपको मैं बता दे रहा हूँ, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, तरंग शब्द का सही समानार्थी क्या होगा, उर्मी। उर्मी एकदम करेक्ट आंसर है। जिन्होंने भी उर्मी सोचा है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर, वो सही लाइन पकड़ रहे हैं। और जो लोग इधर उधर भाग रहे हैं, जिन्होंने तुरंत के की आठवीं सोचा होगा, उनका ऑप्शन गलत है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 12 फ्रेंड्स आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 12 फ्रेंड पूछ रहा है, भक्तिन डैश का प्रसिद्ध डैश रेखा चित्र है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। ये आपको आंसर बताना है, फिल इन द ब्लैंक से यहाँ पे बताइए जल्दी से। भक्तिन डैश का प्रसिद्ध डैश रेखा चित्र है। भक्तिन महादेवी वर्मा का प्रसिद्ध जीवनी रेखा चित्र है, या फिर संस्मरण है, या फिर जीवनी है, क्या है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, महादेवी वर्मा जीवनी, महादेवी वर्मा संस्मरण, सुभद्रा कुमारी जीवनी, सुभद्रा कुमारी संस्मरण। तो मैं आपको फ्रेंड्स बता दे रहा हूँ इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा। यहाँ पे बिल्कुल आप सही पकड़े हैं, जो यहाँ पे राइट आंसर होगा वो क्या होगा, महादेवी वर्मा जीवनी। तो भक्तिन क्या है, भक्तिन महादेवी का प्रसिद्ध जीवनी है। जी हाँ फ्रेंड, महादेवी वर्मा बहुत ही प्रसिद्ध हिंदी साहित्य की लेखिका रही हैं। तो उनकी जो जीवनी है वो कौन सी है, भक्तिन है, जो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको दे रखी है। देखा फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन में इसे 4-5 क्वेश्चन वैसे ही बन रहे हैं। हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बस आपको मेरी वीडियो देखनी है और उसमें से क्या होगा, आपको 4-5 चीज़ें एक्स्ट्रा सीखने को ही मिलेंगी। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है हमारा। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन में, माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। जी हाँ फ्रेंड्स, माखनलाल चतुर्वेदी हिंदी साहित्य के बहुत बड़े लेखक हैं, माखनलाल चतुर्वेदी, और उनको किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ये भी हिंदी साहित्य का एक पुरस्कार है, साहित्य अकादमी। तो आपको ये चीज़ बतानी है। ऑप्शन में है साहित्य देवता, हिम किरीटनी, हिम तरंगिणी, युग चरण। ये 4 काव्य आपको महाकाव्य दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन किसकी वजह से माखनलाल चतुर्वेदी को क्या मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे यही है कि आपको सही चीज़ें एकदम सही ऑप्शन पे टिक करना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, मैं आपको बता दे रहा हूँ बिना भटकाए हुए, इसका जो राइट आंसर है वो हिम तरंगिणी। माखनलाल चतुर्वेदी को किसकी वजह से
साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, वो हिम तरंगिणी की वजह से इन्हें साहित्य पुरस्कार मिला। देखा फ्रेंड्स कितने टफ क्वेश्चंस आते हैं इसमें, तभी क्या होता है हम लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो आप लोगों को ये गलती नहीं करनी है, आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है और सिलेक्शन लेना। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पे, आपको जल्दी से इसका राइट आंसर बताना है। अनुचित लोकोक्ति का चयन कीजिए, मतलब ऐसी लोकोक्ति आपको बतानी है जो गलत हो पूरी तरीके से। तो ऑप्शन हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि बिना ऑप्शन के हम लोग क्या इसका राइट आंसर नहीं बता सकते। मैं क्या, कोई नहीं बता सकता आपको। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, अधजल गगरी पलटत जाए। अब ये थोड़ा सा अटपटा लग रहा है हमें, हम लोग आगे ऑप्शन देखते हैं क्या कह रहे हैं। आगे कुआं पीछे खाई, ये तो एकदम सही लोकोक्ति है। और उसके बाद अपनी पगड़ी अपने हाथ, ये भी एकदम सही है। ऊंची दुकान फीका पकवान, ये तो हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, ऊंची दुकान और फीका पकवान। तो ये तीनों लोकोक्तियाँ करेक्ट हो गई। लेकिन हमें क्या बताना है, अनुचित लोकोक्ति बतानी, मतलब जो गलत लोकोक्ति होती है उससे हमें बताना है। तो गलत वाली कौन सी है, यही है। तो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो गया फ्रेंड्स। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 चेक करते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा अर्थालंकार नहीं है। फ्रेंड्स अलंकार आपने पढ़ा होगा, अलंकार दो टाइप के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। वही इसमें पूछ रहा है, अर्थालंकार नहीं है। तो ऑप्शन आप देख रहे हैं क्या है, विरोधाभास, विभावना, श्लेष और भ्रांतिमान। चार ऑप्शन आपके पास हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो इसमें मैं आपको बता दे रहा हूँ चीज़ों को, आप बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न की तरफ ले ही मत जाइए। आप अच्छे से पढ़िए अलंकार को, उसमें आप जब पढ़ेंगे अलंकार को आपको पता चल जाएगा जो विरोधाभास है, विभावना, भ्रांतिमान है, वो कैसे हैं, वो अर्थालंकार। और जो श्लेष है हमारा वो शब्दालंकार। श्लेष कैसा अलंकार है, शब्दालंकार है। तो यहीं से आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे 15 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। उत्प्रेक्षा अलंकार कब हो सकता है। यहाँ पे फ्रेंड्स पूछा कि उत्प्रेक्षा अलंकार कब होगा आपका। ऑप्शन है ए बी सी डी, चार ऑप्शन आपके पास हैं, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ए कह रहा है कि उपमेय का निषेध कर उपमान की स्थापना हो। तो फ्रेंड्स ऐसा तो होता ही नहीं है, उपमेय में उपमान की कल्पना हो। तो आपको बताना है बी ऑप्शन क्या है, यहाँ पे बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें पता करना है उत्प्रेक्षा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। उत्प्रेक्षा अलंकार उपमेय में उपमान की कल्पना हो। जब हम उपमेय में उपमान की कल्पना करें तब वहाँ पे क्या होता है हमारा, तब हम वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है फ्रेंड्स। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब आप इसे कहीं भी गड़बड़ नहीं करेंगे, क्या नहीं करेंगे, गड़बड़ नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 फ्रेंड्स आपकी स्क्रीन पर है, आपको जल्दी से इसका आंसर बताना है। पूछ रहा है ये फिल इन द ब्लैंक्स है फ्रेंड्स, ये तो ईजी होगा। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 17 आप देख सकते हैं, पूछ रहा है यह मास जो चंद्रमा की डैश के अनुसार गिना जाता है डैश कहलाता है। रिक्त स्थानों की पूर्ति क्रिया। आपको यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा बताना है, जल्दी से बताइए यहाँ पे क्या होगा। ऑप्शन है यह मास जो चंद्रमा की गति के अनुसार गिना जाता है और चंद्रमास कहलाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि जो यह मास जो चंद्रमा की क्या गति के अनुसार गिना जाता है वो क्या कहलाता है, चंद्रमास कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 18 पे देखते हैं क्या कह रहा है। वृष भानुजा किस शब्द का समानार्थी है फ्रेंड्स यहाँ पे समानार्थी बहुत पूछा जाता है। तो आप अगर आपके पास कोई हिंदी की बुक हो तो उसे अच्छे से पढ़िए, क्योंकि समानार्थी अगर आपको नहीं आता तो क्या होगा, दो चार क्वेश्चन आपके वैसे ही गलत हो गए। आप सिलेक्शन पाने की तो बात छोड़ दीजिए, आपके 4-5 क्वेश्चन बिना समझे ही गलत हो गए। तो क्वेश्चन पे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आप लोग अच्छे से पढ़िए, हिंदी की बुक ले लीजिए और उसमें से समानार्थी जो टॉपिक है वो अच्छे से पढ़िए। वृष भानुजा किस शब्द का समानार्थी है, सीता का, जानकी का, राधा का या पार्वती का। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दे रहा हूँ जो ये क्वेश्चन में है वृष भानुजा वो राधा का समानार्थी है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, करेक्ट हो गया 100%। क्या हो गया,
ऑप्शन सी 100% करेक्ट हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 है आपकी स्क्रीन पे, आपको जल्दी बताना है इसका राइट आंसर। पूछा है बहुत सुस्ती से काम करने के लिए उचित मुहावरा कौन सा है। जो इंसान बहुत सुस्ती से काम कर रहा है उसके लिए हम क्या मुहावरा उसके ऊपर डाल सकते हैं। जैसे सुस्ती से हम लोग भी बहुत काम करते हैं, आप लोग भी बहुत काम करते हैं, तो वही इसमें क्वेश्चन पूछा है बहुत सुस्ती से काम करने के लिए उचित मुहावरा क्या हो सकता है। ऑप्शन में 9 दिन चले 2.5 कोस, ये सही है। चोरी का मोल मोरी में, अरे ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन सी आप देख रहे हैं चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, ये तो पैसे वाली बात होगी, ये भी नहीं होगा। कौवा चले हंस की चाल, ये भी नहीं होगा। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, 9 दिन चले 2.5 कोस, मतलब 9 दिन में खाली 2.5 कोस चल पाएँ, तो ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका उचित मुहावरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। क्वेश्चन नंबर 20 फ्रेंड्स आपकी स्क्रीन पे, जल्दी से बताइए। पूछ रहा है हरिशंकर परसाई जिस तरह की साहित्य रचना करते हैं। हरिशंकर परसाई एक बहुत बड़ी जाने माने लेखक हैं हिंदी साहित्य के, जो किस तरह की साहित्य रचना के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन है काव्य रचना, क्या वो काव्य के लिए जाने जाते हैं, आलोचना के लिए जाने जाते हैं, समीक्षा के लिए, या व्यंग्य के लिए। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको राइट आंसर बताना ही पड़ेगा इसका। तो क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 20 आपको बताना है फ्रेंड्स, हरिशंकर परसाई किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं। तो मैं बता दे रहा हूँ आपको बिना देरी करते हुए, हरिशंकर परसाई व्यंग्य के लिए जाने जाते हैं। जी हाँ, ये बहुत ज़्यादा व्यंग्य करते थे अपनी काव्य रचनाओं में, इसलिए हरिशंकर परसाई व्यंग्य के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 21 क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पे, जल्दी से आपको इसका राइट आंसर बताना है। जल्दी बताइए। भवन का अग्र हिस्सा अति भव्य है। तो फ्रेंड्स आपको बताना है यहाँ पे, भवन का अग्र हिस्सा अति भव्य है। क्वेश्चन पूछ रहा है, जो अंडरलाइन आपको एक वर्ड दिख रहा होगा, ये अंडरलाइन वर्ड आपको दिख रहा होगा यहाँ पे अग्र, इसका क्या बताना है हमें, विलोम यानी कि उल्टा बताना है। अग्र का मतलब फ्रेंड्स क्या होता है, अग्र का मतलब क्या होता है आगे। अग्र का मतलब क्या होता है, अग्र का मतलब होता है आगे। और यहाँ पे ऑप्शन में पश्च दिख रहा है, पश्च का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, पश्च का मतलब होता है पीछे। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर है फ्रेंड्स, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये पूछ रहा है आपसे, आदर देने एवं बड़प्पन हेतु किस वचन का प्रयोग होता है। मतलब अगर हम किसी को आदर दे रहे हैं या किसी को बड़प्पन हेतु किस वचन का हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं खुश रहो, सदा सुखी रहो, तो आदर देते हैं ना किसी को, या कोई बड़प्पन दिखाते हैं, तो इसका जो किस वचन में हम लोग यूज़ करते हैं। तो इसका मैं राइट आंसर आपको बता रहा हूँ, ऑप्शन में से बहुवचन होगा। किसी को भी हम आदर देते हैं या बड़प्पन दिखाते हैं तो वो बहुवचन में हम लोग यूज़ करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 फ्रेंड्स आपकी स्क्रीन पे है, जल्दी से आपको इसका राइट आंसर बताना है। पूछ रहा है निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा संदिग्ध भूतकाल है। संदिग्ध भूतकाल मतलब भूतकाल होना चाहिए और संदिग्ध होना चाहिए, मतलब उसके आगे पीछे का हमें नहीं पता होना चाहिए। ऑप्शन है मैंने सामान वहीं रखा था, मैं सामान वहीं रखा था, मैंने वही सामान रखा था, मैंने वही सामान रखा होगा, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, तो फ्यूचर में चला गया। इन तीनों में से कोई राइट आंसर है, ए बी सी में से क्या हो सकता है दोस्तों, जल्दी से बताइए। हमें लगता है आप लोग सो गए हैं क्या, क्योंकि आप लोग आंसर नहीं बता रहे हैं। अगर आप पढ़ाई करेंगे तो कैसे आप बनेंगे एसआई, या किसी भी एग्ज़ाम कैसे बीट करेंगे। अगर सपना आईएएस बनने का है तो मेहनत भी कैसी करनी होगी, आईएएस वाली आपको करनी होगी। तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या है। संदिग्ध भूतकाल पूछ रहा है, तो मैं बता रहा हूँ आपको इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा, क्या होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। मैं सामान वही रखा था, अब मैंने रखा तो था लेकिन ये क्या हो गया, संदिग्ध में हो गया, वो कहाँ चला गया मुझे नहीं पता, तो ये क्या हो गया, संदिग्ध भूतकाल में हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ योर राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पे, जल्दी से आपको इसका राइट आंसर बताना है। पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है ये? तो फ्रेंड्स ये पूछ रहा है वर्णमाला का कौन सा अक्षर, वर्णमाला का, फ्रेंड्स ये माला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 24 पूछ रहा है वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है। ये है चाटा, ई या छोटा और पा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप जानते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे लड़का पुल्लिंग हो गया, स्त्रीलिंग क्या होगा, वहाँ पे लड़की होगा, तो उसमें कौन सी मात्रा लगती है, छोटी या बड़ी की लगती है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें पूछा है पुल्लिंग नहीं है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन 25 आपकी स्क्रीन पर है। बताइए संगम शब्द में किस तरह की अशुद्धि है? आपको बताना है संगम शब्द में किस तरह की अशुद्धि है। नुक्ता वाली अशुद्धि है, रैफ वाली अशुद्धि है, अनुनासिक वाली या अनुस्वार वाली अशुद्धि है संगम में। तो फ्रेंड्स मैं आपको इसका राइट आंसर बता देता हूँ। जो संगम शब्द में अशुद्धि है वो किस तरह की अशुद्धि है, वो अनुस्वार की अशुद्धि है। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 26 में पूछ रहा है हुई वीरता की डैश के साथ सगाई झांसी में। आपको ये बताना है, इसका ब्लैंक फिल करना है। हुई वीरता की सगाई वीरांगना से, वैभव से, कायर से, संपन्नता से। तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा वैभव। हुई वीरता के साथ सगाई झांसी में सुभद्रा कुमारी चौहान की इस पंक्ति को हमने पूर्ण कर दिया वैभव से। यहाँ पे क्या होगा, वैभव होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 27 आपको बताना है। पूछ रहा है संघ की भाषा हिंदी और लिपि क्या होगी, देवनागरी। भाषा हिंदी, लिपि देवनागरी होगी। ये संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में लिखा गया है कि जो भाषा होगी वो हिंदी होगी और लिपि क्या होगी, देवनागरी होगी। ये आपको बताना है, जल्दी से बताइए। तो फ्रेंड्स मैं आपको इसका राइट आंसर बताता हूँ। ये ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। ये आर्टिकल 343 के प्रथम पार्ट में ये लिखा गया है कि जो हमारी संघ की भाषा होगी वो हिंदी होगी और लिपि क्या होगी, देवनागरी होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 28 आपकी स्क्रीन पर, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। पूछा है परिमाणवाचक विशेषण द्वारा किसका बोध होता है? परिमाणवाचक विशेषण द्वारा किसका बोध होता है, मतलब परिमाणवाचक विशेषण किसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं? क्रिया के होने के समय को नहीं, क्रिया के नापतौल को। एकदम करेक्ट है। जहाँ पे नापतौल वाली चीज़ें आएंगी वहाँ पे परिमाणवाचक विशेषण होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया दोस्तों, एकदम करेक्ट आंसर हो गया। तो आप इसे अब कभी मत भूलिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 29 से लेके 31 तक हमें ये एक गद्यांश दिया गया, उसके आधार पर हमें सारे आंसर देने पड़ेंगे। देखते हैं, पहले पढ़ लेते हैं गद्यांश छोटा सा है, क्या कह रहा है। रस के मूल भाव को स्थायी भाव कहते हैं। यह चित्त का स्थायी मनोविकार है जो विरोधी अथवा अविरोधी, प्रतिकूल अथवा अनुकूल दोनों प्रकार की स्थितियों को आत्मसात कर निरंतर विराजमान रहता है। प्रत्येक रस के पृथक पृथक स्थायी भाव होते हैं। विभाव, अनुभव तथा व्यभिचारी भावों से घिरे स्थायी भाव और रस दशा को प्राप्त करते हैं। तो फ्रेंड्स हमने ये गद्यांश पढ़ लिया है। अब हम इसके जो छोटे मोटे क्वेश्चन है उसको भी निपटा देते हैं। 29 क्वेश्चन है, हमें बताना है इसका राइट आंसर। वो पूछ रहा है प्रत्येक रस के भाव कैसे होते हैं, मतलब कोई भी गद्यांश है उसके रस के भाव कैसे होते हैं, व्यभिचारी, अनुभव या अस्थायी। तो इसका जो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। जो हमारे प्रत्येक रस के भाव कैसे होते हैं, स्थायी होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आ रही होगी और अच्छे से आप पढ़ रहे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे हर चीज़ की। तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अच्छे से प्रिपरेशन करने के लिए अच्छी वीडियो मिलती रहे बिना फालतू की टाइम वेस्ट करते हुए। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 30 आपकी स्क्रीन पर है, आपको जल्दी से बताना है इसका राइट आंसर। पूछ रहा है हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है। यहाँ पे एक छोटा सा डैश स्थायी भाव कहलाता है, रिक्त स्थान की पूर्ति करें।
स्थायी भाव हम किसे कहते हैं? ऑप्शन में चित्त का स्थायी मनोविकार, प्रतिकूल तथा अनुकूल स्थितियाँ, रस का मूल भाव या विरोधी अविरोधी दशा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एकदम 100% जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। जो रस का मूल भाव होता है वो कैसा होता है? हमारा स्थायी भाव कहलाता है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो क्या करिए, हमारी वीडियो को क्या करिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे और आप अपने लक्ष्य को जल्दी से जल्दी पूरा करें, क्योंकि जब हम पढ़ेंगे तभी तो चीज़ें अच्छे से होंगी। 31 क्वेश्चन आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, पूछ रहा है मनोविकार शब्द का उचित संधि विच्छेद छांटिए। तो फ्रेंड्स संधि विच्छेद आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो आप किसी भी हिंदी बुक उठा लीजिए, उसमें संधि विच्छेद काफ़ी डिटेल में दिया होता है। तो आपको बताना है कि मनोविकार का संधि विच्छेद क्या होता है। मनो प्लस विकार, नहीं भैया ये नहीं होता है। मनो प्लस विकार, भैया ये भी नहीं होता है। मन प्लस विकार, भैया ये तो एकदम ही भूल जाओ। मनः प्लस विकार बिल्कुल सही उत्तर है, मनः प्लस विकार। क्या हो गया? मनोविकार को हम लोग तोड़ के किस में लिखते हैं? मनोविकार को अगर हम तोड़ें या इसका संधि विच्छेद करें तो कैसे लिखेंगे? मनः प्लस विकार में इसको तोड़ सकते हैं। क्या करेंगे? मनः प्लस विकार, इस तरह हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो गया दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी। देखा दोस्तों कितने इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं यहाँ पे, लेकिन तब तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 32 आपकी स्क्रीन पे, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर नहीं बताएंगे तो आप सिलेक्शन भूल जाइए, आपको जल्दी से बताना होगा बिना टाइम वेस्ट करते हुए, क्योंकि क्या हमें क्या करना है, हमें सिलेक्शन लेना है और ताल ठोक कर लेना है। तो आप ये ऑप्शन देख रहे हैं, संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? कितनी संचारी भावों की संख्या होती है? ऑप्शन में 35, 40, 30, 33। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे तुरंत बता दे रहा हूँ, जो संचारी भावों की संख्या होती है वो कितनी होती है? 33 होती है, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो गया। देखा दोस्तों, हम लोग टाइम बिना वेस्ट करते हुए सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं जल्दी जल्दी। तो क्वेश्चन नंबर 33 आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, आपको जल्दी से बताना है समानार्थी जोड़े का अनुपयुक्त विकल्प चुनिए। अनुपयुक्त विकल्प चुनिए फ्रेंड्स, यानी गलत विकल्प हमें चुनना है यहाँ पे। देखा, एग्जामिनर ऐसे ही हम लोग फंसाता है, बेवकूफ़ बनाता है। तो यहाँ पे अनुपयुक्त विकल्प हमें चुनना है, यानी गलत वाला चुनना। उपयोगी उपादेय इष्टकर, ये सही है, लेकिन हमें ये नहीं चुनना है। काक, सारंग, मयूर, पुष्कर, जलाशय, ताल, भूमि, मही, धरा। तो यह क्या करना है हमें? तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? काक। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। क्यों? जो काक मतलब कौवा होता है, सारंग मतलब कौवा, लेकिन मयूर मतलब क्या होता है? मोर होता है। मयूर मतलब मोर होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो गया 100%। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 34 आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा तुरंत। निंदक नियरे रखी आंगन कूटी छवाए, बिनु पानी सब साबुन बिना निर्मल करत सुभाए। पंक्ति में हमें दोस्तों अलंकार बताना है। तो अलंकार कैसा है? ये क्या है? निंदक नियरे राखी आंगन कूटी छवाए, बिनु पानी साबुन में निर्मल करत सुभाए। इसमें किस तरह का भाव आ रहा है? विशेषोक्ति वाला आ रहा है? नहीं, विशेषोक्ति वाला नहीं, उपमा। यानी कि उपमा में आपने पढ़ा होगा, उसमें क्या करते हैं हम लोग? कंपेयर करते हैं। यहाँ पे कंपैरिजन नहीं हो रहा है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। विरोधाभास, ये भी गलत हो गया। तो आपका करेक्ट आंसर विभावना होगा, मतलब अच्छा भाव इसमें आ रहा है। इस पंक्ति को पढ़ के हमें क्या मिला? अच्छा भाव मिल रहा है। तो हम ऑप्शन ए को राइट टिक करेंगे। 35 क्वेश्चन फ्रेंड्स आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य दोस्तों बताना है। हम लोग घर में रहते हैं, कितने सारे अशुद्ध वाक्य बोल जाते हैं, हमें खुद नहीं पता होता। तो यहाँ पे शुद्ध वाक्य कैसे पता लगाएंगे? कैसे पता लगाएंगे? ऑप्शन पढ़ के पता लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा दिमाग है। तो दोस्तों आप लोग जल्दी से अपने दिमाग को चार्ज कर लीजिए और इसका राइट आंसर बताइए। ऑप्शन में उसने वहाँ पहुंचकर शोर मचाया, ये तो दोस्तों सही दिख रहा है। उसका घर मेरे को मालूम नहीं, एकदम गलत। मैंने यह कब बोला? एकदम गलत, ये भी एकदम गलत। ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया? आपका राइट आंसर हो गया।
तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 36 आपकी स्क्रीन पर है और आपको बताना है आयात किस शब्द का मतलब उल्टा है। आयात किस शब्द का विपरीतार्थक शब्द है। आयात का जो उल्टा शब्द होता है वो होता है निर्यात। क्या होता है दोस्तों? आयात का जो उल्टा शब्द होता है वो होता है निर्यात। तो आपको ऑप्शन में निर्यात दिख रहा है? जी हाँ दोस्तों, निर्यात आपको दिख रहा है, यानी कि ये आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, एकदम राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 37 फ्रेंड्स आपकी स्क्रीन पे जल्दी से बताइए। माटी की मूर्तें किस लेखक की रचना है? दोस्तों ये कहानी है। माटी की मूर्तें कहानी है और ये किसने लिखी है? जगदीश चंद्र ने, राकेश वर्मा, रामचंद्र शुक्ल या रामवृक्ष बेनीपुरी। तो फ्रेंड ये जो माटी की मूर्तें लिखी है, जो महान लेखक थे वो कौन थे? रामवृक्ष बेनीपुरी। इन्होंने क्या किया था? ये किताब लिखी थी। तो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया? करेक्ट हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स ये 38 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। ये कुछ क्वेश्चन, बस 2 क्वेश्चन और इसके बाद बचे हैं, तो उसके बाद आपको राहत की सांस ले सकते हैं। तो क्वेश्चन पूछा है राष्ट्र की डैश में ही देशवासियों की डैश है, ये बताना है हमें। तो इसको वाक्य को हमें पूर्ण करना है। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे ऑप्शन में देख सकते हैं, राष्ट्र की प्रगति में ही देशवासियों की उन्नति है। क्या है? उन्नति है। तो आपको ये चीज़ कहीं ऑप्शन में दिख रहे हैं, प्रगति और उन्नति, क्योंकि जब हमारा राष्ट्र प्रगति करेगा तभी तो हमारी देशवासियों की उन्नति होगी। तो ऑप्शन सी आपका 100% करेक्ट है। क्या है? करेक्ट है। उसके बाद 39 क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके सामने है, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर। जानी श्याम घनश्याम को नाच उठे वन मोर, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? फ्रेंड्स ये बताना है हमें, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। जानी श्याम घनश्याम को नाच उठे वन मोर, संदेह अलंकार, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान, असंगति। तो फ्रेंड्स ये क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा, भ्रांतिमान अलंकार है। भ्रांति मतलब इसमें ये लाइन में आप पढ़ेंगे तो आपको भ्रांति फील होगा, मतलब थोड़ा सा झूठा फील होगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में कुछ कुछ कहा जा रहा है। जान श्याम घनश्याम को नाच उठे मोर, जब जंगल के मोर श्याम जी को जान गए तो वो नाचने लगे। मतलब ऐसा कभी हो सकता है? नहीं हो सकता। जंगल के मोर इंसानों को कहाँ जान सकते? नहीं जान सकते। तो यहाँ पे जो अलंकार यहाँ पे यूज़ हो रहा है वो भ्रांति एक तरीके से पैदा हो रही है शब्दों में, तो ये भ्रांतिमान अलंकार यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 40 आपकी स्क्रीन पे दोस्तों, ये लास्ट क्वेश्चन है बट नॉट लीस्ट क्वेश्चन आप इसे कह सकते हैं। आपको बताना है रात को अचानक वर्षा होने लगी में क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है? रात में अचानक वर्षा होने लगी, यहाँ पे परिमाणवाचक है या फिर स्थानवाचक? तो बिल्कुल नहीं होगा, परिमाण भी नहीं होगा, कालवाचक नहीं होगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण फ्रेंड्स यहाँ पे है। कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी आपका 100% करेक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कहा गया रात को अचानक वर्षा होने लगी, मतलब कोई हमें पता नहीं था कि वर्षा होगी, लेकिन वो अचानक आई, यानी कि वो उसकी एक रीति हो गई। रीतिवाचक क्रिया विशेषण ये हो गया आपका राइट आंसर। तो फ्रेंड्स हमने 40 क्वेश्चन का सफ़र यहाँ पे आपका ख़त्म होता है। अब आप रिलैक्स हो सकते हैं और खुशी खुशी चैन की नींद सो सकते हैं, क्योंकि आज आपने बहुत कुछ पढ़ा। हिंदी के 40 क्वेश्चन आपने अच्छी तरीके से पूरे किए। तो आपको अपने आप पे गर्व होना चाहिए, और आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो क्या करें। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो क्या करिए, हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल को दोस्तों क्या करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यूपी स्टडी जोन को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको, और ताकि आपका और हमारा सफ़र इसी तरह चलता रहे और हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहें। तो आपको 40 क्वेश्चन तक बने रहने के लिए धन्यवाद, और मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।